कहर। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। उत्तराखंड में इस बार भी मानसून की शुरुआती बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। सवाल यह है कि इस तरह की आपदाओं के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या ऐसी आपदाएं रोकी जा सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, केदारनाथ, गौरीकुंड, रामबाड़ा, रुद्रप्रयाग समेत ज्यादातर इलाकों में मानव जल समाधि ले ली हो और अब तक जान माल को हुए नुकसान का आकलन तक नहीं किया जा सका है और न ही हर जगह राहत और मदद पहुंचाई जा सकी है। कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं। दरअसल ऐसी तबाही की सबसे बड़ी वजह हम ही हैं। विकास की अंधी दौड़ में हम सब इतने खो गए हैं कि हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब कुदरत ने भी हमारे साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक बर्बादी के मंजर फैले हुए हैं। बदहवास लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। मृतकों की संख्या हजारों तक पहुंचने का अनुमान है। सैकड़ों मकान जमींदोज हो चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में हमने आपकी आवाज के जरिए बिहार, झारखंड और अन्य जगहों के लोगों के लिए, जिनके परिजन, जिनके अपने लोग इस घोर संकट में फंसे हुए हैं, वे लोग हमें फोन करें, बताएं कि उनकी सरकार और उनके यहाँ का आपदा विभाग आपको इस आपदा से निकलने में कितना मदद कर रहा है। आप जरूर हमारे आपकी आवाज कार्यक्रम के दौरान फोन करें। तो चलिए देखते हैं कहर। तबाही के इन दिनों में अभी तक सहमा हुआ उत्तराखंड कुदरत के कहर के बाद अब लोगों की जान बचाने की कवायद में जुटा है। रास्ते कट चुके हैं। तकरीबन लाखों लोग दुनिया से अलग थलग पड़े हुए हैं। पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन से बड़ी है। कोशिश हो रही है। गौरीकुंड से 5000 लोगों के लापता होने की खबर है। गौरीकुंड केदारनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ता है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मची भारी तबाही और केदारनाथ में बरपे कुदरत के कहर ने पर्यटन सेक्टर पर गहरी चोट पहुंचाई है। राज्य सरकार के अनुसार केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू होने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार केदारनाथ परिसर को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां आई बाढ़ ने उस पूरे इलाके को गाद, मलबे और पत्थरों से पाट दिया है। इसके कारण वहां बने बहुत से मकान, होटल और दुकानें जमींदोज हो चुके हैं। यहां तक कि सड़क का नामो निशान तक नहीं बचा है। इस तबाही की वजह से कई गांव शेष देश से कट चुके हैं। ऐसे गांवों तक पहुंचने में राहत और बचाव दलों को 2-3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। कई गांव पूरे बह चुके हैं और अब सिर्फ निशान बचे हैं। अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि इस तबाही में कुल कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि ऐसे कई प्रभावित इलाके हैं जहां तक बचाव दल अभी नहीं पहुंचा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने दावा किया है कि उत्तराखंड में कुदरत के कहर से हजारों लोगों की मौत हुई है। सरकार ने उनके दावों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अभी भी हजारों लोग लापता हैं। 100 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन आशंका जता रहा है कि मरने वालों की संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुदरत की क्रूरता से तबाह उत्तराखंड में पानी निकलने के बाद अब तबाही का मंजर धीरे धीरे सामने आ रहा है। कई इलाकों में लाशें पड़ी हुई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अभी भी करीब 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। फिलहाल केदारनाथ से लोगों को निकालकर सैन्य कैंप तक ले जाया जा रहा है, जहां खाने और दवाई का बुनियादी इंतजाम है। रिपोर्ट आर्या न्यूज। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपदा कितना बड़ा है और कैसे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसे कुदरत का कहर कहा जा रहा है, प्राकृतिक आपदा कहा जा रहा है। जो हालात हैं काफी गंभीर हैं।
और अब तो मांग ये भी हो रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, ज़रा उनसे हम परिचय करा दें और उसके बाद हम समझने की कोशिश उनसे करेंगे कि आखिर ये है क्या, क्यों आया, कैसे आया और क्या है इसके बचाव के उपाय। और सबसे पहले ज़रा हम परिचय कराते हैं आपको। हमारे साथ हैं स्टूडियो में गुड्डू बाबा, जो कि गंगा अभियान बचाओ समिति से भी जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद भी हैं। गुड्डू बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर रास बिहारी सिंह, भूगोल शास्त्री हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी महारत इनका हासिल है और बेहतर इन्होंने काम किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आप दोनों से समझने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को आप समझाएंगे कि किस तरह से ये घटना घटी। सबसे पहले गुड्डू बाबा, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये नदी का जो विकराल रूप और ये जो विपदा किस रूप में देखा जाए। हमने जो शुरू में ही कहा कि मुझे तो लगता है ये प्राकृतिक आपदा कम, मानवीय आपदा ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। ये इस बात के लिए प्रकृति नेचर ये आगाह कर रही है कि आप मानव जो हो संभल जाओ, तुम हमारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण मत करो, मेरे अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण मत करो। मैं थोड़ा शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि हमारे इस देश में तीर्थाटन एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है और इतने सारे लोग, मुझे पहली बार जानकारी हुई कि लाखों लोग वहाँ गए हुए हैं जी। और ये लाखों लोगों के द्वारा जो वहाँ पे जो खर्चे किए गए, ये करोड़ों करोड़ की बात है। और मैं ऐसे लोगों से, भाई ठीक है धार्मिक मामला है, लोग गए हैं, लेकिन ऐसे लोग सामाजिक सरोकारों से कितने जुड़े हैं, यह प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूँ। और मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। हमारे बिहार राज्य में इंसेफेलाइटिस से विभिन्न जगहों पर बच्चे मारे जा रहे हैं और दुर्भाग्य था कि तत्कालीन इस राज्य के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री गए थे वहाँ तीर्थाटन करने के लिए, धार्मिक स्थल पर गए हुए थे और यहाँ जो मानव की सच्ची सेवा होनी चाहिए थे, यहाँ के बच्चे इंसेफेलाइटिस से मर रहे थे। आज भी विभिन्न अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं, कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं, ये जो आपदा आई है, इस हालात में कहा यह जा रहा है कि बांध बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, नदियों को रोकने की कोशिश हो रही है, पहाड़ पर से जंगल को काटे जा रहे हैं। ये सब कारण क्या है ये आपदा के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि वनों की कटाई बेतहाशे तरीके से जारी है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक चिपको आंदोलन चलाया था, लंबा संघर्ष चला था, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, सरकार नहीं मानी। ये विकास की अंधी दौड़ में सरकार दौड़ रही है, पूरी व्यवस्था दौड़ रही है। आज नहीं तो कल सरकार को प्राकृतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप पर रोक लगाना होगा, बिजली उत्पादन के नए नए संसाधन की खोज करनी होगी। ये नदियों का जो, ये तो आपने देखा है बद्रीनाथ की बात हो रही है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले 10 वर्षों में यह सीन पटना में दिखेगी। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया है कि गंगा के दियारा में टाउनशिप बसाया जाएगा और फतुहा में लेदर फैक्ट्री खोली जाएगी। जो सीन वहां देखा गया है वही सीन पटना के किनारे जो अपार्टमेंट बन रहे हैं, ये अपार्टमेंट भी जमींदोज हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। चलिए, स्थिति काफ़ी गंभीर है। आपने जो जिस ओर इशारा किया है गुड्डू बाबा, ये बात सही है, इस बात को हम भी मानते हैं। रास बिहारी सिंह जी, ये जो पूरी स्थितियां बनी है, एक भूगोल शास्त्री होने के नाते आप किस रूप में देख रहे हैं और क्या इसका वजह हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं इसे प्राकृतिक आपदा ही मानता हूँ क्योंकि इसके कारण तो प्राकृतिक हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले 2 साल पूर्व ही लेह में इसी प्रकार का क्लाउड बस्ट हुआ और हजारों लोग से प्रभावित हुए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि सरकार जागती क्यों नहीं। जरा सा मैं आपको रोकूं जी, जरा सा रोकूंगा। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए, पर्यावरणविद हैं, देश विदेश में इनका नाम है और एक बेहतर इन्होंने काम किया है। राजेंद्र सिंह जी, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज में। ये जो विपदा आई है उत्तराखंड में, कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमें तो लगता है कि पूरी तरह से हम लोगों ने जिस तरह से प्रकृति से खिलवाड़ किया है, आज वही खिलवाड़ प्रकृति हम लोग के साथ कर रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। जब हम विकास के नाम पर सब चीजों को विस्थापन और विकृति करते रहते हैं जी, तो ये विकास हमारा फिर विनाश करता है। जी जी। हम लोगों ने जिस तरह से हिमालय के साथ छेड़छाड़ करके उसको तबाह किया जी, और वहाँ की हरियाली, वहाँ के पेड़ पौधे,
सब कट के वो सब वहाँ सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनता चला गया, जी उसका ये परिणाम है। जी आप जानते हैं कि हम पिछले कई वर्षों से बराबर कह रहे हैं कि जी। देखो हिमालय में ये जो पहले तीर्थाटन होता था, जी इसको तुम पर्यटन में मत बदलो। जी जी लेकिन इन्होंने जिस तरह से हिमालय को, उत्तराखंड को तीर्थाटन से पर्यटन में बदल दिया है, जी उसका ये जो दर्शन है वहाँ होता है कि लाखों लोग किस तरह से, कितनी सब गाड़ियां सब ऊपर जाती हैं। जी ये जो सरकार का कमाई का धंधा, हर चीज में से कमाई करने का धंधा, और सरकार हर चीज में से कमाई करके माला माल बनना चाहती है, जी उसका ये जो लालची विकास है, जी उस लालची विकास ने हमें इस विनाश की तरफ धकेला है। जी अभी भी समय है कि जो भी कुछ हुआ इसको तो हम झेल कर, इसको तो हम ठीक करने की कोशिश करें, जी। सब मिलकर। जो चारों तरफ हाहाकार है, इसको ठीक करने के लिए जुट जाएं, मिलकर जुटें और उनकी मदद करें सबकी। जी लेकिन आगे ये प्रलय ना आए। जी तुम्हें मालूम है कि आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से इन्होंने सब हिमालय में, उत्तराखंड में किया है, जी जी वो हमें ये बताता है कि कुछ बड़ी प्रलय फिर आएगी। जी और ये बड़ी प्रलय हम लोगों को डराने के लिए नहीं है। जी जी जिस तरह से इन्होंने हिमालय में सब किया है, ये सब साझा मिला जुला संकेत है कि अब जब भी बारिश आएगी, जब भी ऐसे क्लाउड ब्लास्ट होंगे, तो वो हमारी हिमालय में जो अपनी स्पॉन्जीय शक्ति थी जी। कि बारिश के पानी को अपने अंदर समा के रखना, फिर धीरे धीरे छोड़ते रहना, फिर धीरे धीरे नदियां उससे बनती रहें, बहती रहें, वो शक्ति हिमालय में से हमने नष्ट कर दी है। जी। अब जब भी कोई बारिश आती है, जब भी कोई पानी आता है, वो सारे का सारा इकट्ठा होकर एकदम से नीचे दबाव डालता है, और फिर वो दबाव डालता है, बाढ़ आती है और सब बह जाता जी। है। और फिर बाढ़ आने के बाद सुखाड़ आती है। तो ये एक तरफ बाढ़ और फिर उसके बाद सुखाड़, और फिर हम सब लोग जिस तरह से वहाँ वो नए नए सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं, इस दबाव को, इस बोझ को झेलने की ताकत इस युवा हिमालय में नहीं है। जी। युवा हिमालय बहुत संवेदनशील है, युवा हिमालय बहुत ही नाजुक है। जी। उसकी नाजुकता के लिए जब भी कुछ अच्छा काम हुआ तो वहाँ उसका विरोध हुआ। आप जानते हैं कि इस सरकार ने 3 बड़े बांधों को रद्द किया हिमालय में, जी। और फिर हिमालय के 3 बड़े बांध रद्द होने के बाद अभी पूरी भागीरथी घाटी को संवेदनशील घोषित करके उसमें विकास के काम रोके गए। तो इन्हीं ने कुछ लोगों को आगे करके उसके विरोध में एक बड़ा लाभ जम खड़ा किया गया वहाँ उत्तराखंड में। और जब हमने ये कहा कि नहीं देखो, हमें इन सब चीजों को मिलकर प्रकृति के साथ प्रेम से जीने का और प्रकृति के साथ प्रेम से रहने का जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए। जी। तो इन्होंने हमें कहा कि हम विकास के दुश्मन हैं, विकास विरोधी हैं, और हमें उत्तराखंड से इन्होंने जिस तरीके से पिछले साल भगाया, जी। जो हम इन्हें कह रहे थे कि भाई ये विनाशकारी विकास मत, विनाशकारी विकास के सपने आप हमें मत दिखाओ, जी। ये विकास के नाम पर विनाश के पूरा ढांचा मत तैयार करो, तब इन्होंने हमें श्रीनगर से भगा के और उत्तराखंड से बाहर किया। इसके तो यदि ये लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि प्रकृति के साथ प्यार से रहकर प्रकृति हम सबकी जरूरत को पूरी कर सकती है, हमें आगे बढ़ा सकती है, तो ये सब प्रलय होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजेंद्र सिंह जी। सर आप। मैं यही कह रहा था कि 2 साल पहले लेह में भयंकर क्लाउड बस्ट हुआ। जी। कई शहर, कई छोटे छोटे कस्बे, गांव नेस्त नाबूद हो गए। फिर भी हिमालय क्षेत्र की सरकार क्यों नहीं सचेत होती है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ना पर्यटन रोकने की जरूरत है, और अगर तीर्थाटन को पर्यटन में बदला गया वो उतना खराब नहीं है, उसका मिसमैनेजमेंट एक समस्या है। अब जैसे केदारनाथ लोग जाते हैं, उसके कई स्टॉपेज हैं, आप ये क्यों नहीं फिक्स करते हैं कि केदारनाथ एक दिन में 500 से अधिक आदमी नहीं जा सकता है? तो
तो वो हरिद्वार में रुकेंगे, ऋषिकेश में रुकेंगे, गौरी कुंड में रुकेंगे और कई जगहों पर लोग रुकेंगे। और वहां से वो जब चले आए, इसके बाद एक आप चेन सिस्टम बनाए, चेन सिस्टम बनाइए। और इस चेन सिस्टम बनने से ना तो बहुत होटल बनेगा, ना हो तो बहुत रोड की जरूरत। अभी गौरी कुंड से केदारनाथ 14 किलोमीटर की यात्रा है, वो तो पैदल जाना है, लेकिन उस पैदल रास्ता में भी छेड़छाड़ हो रही है, लोग गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बन रहा है रोड। तो आप जो पैदल जा रहे, बद्रीनाथ तक हमने रोड पहुंचा दिया। क्यों पहुंचाया रोड? जिसको बद्रीनाथ जाना है वो ट्रैकिंग का, मैंने दोनों जगह की यात्रा किया, ट्रैकिंग किया मैंने, बद्रीनाथ का भी केदारनाथ का, और मैंने पाया है, मैं बस से भी गया हूं कि ट्रैकिंग का जो जोशीमठ से ट्रैकिंग का आनंद है वो क्या मिलेगा बस में। तो हम वो जो अभी राजन सिंह जी ने कहा, कुछ इसे कमाई का साधन इस ढंग से बना रहे हैं कि प्रो इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अनुरूप विकास की बात नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को उतनी ही आय होगी, उतने ही लोग जाएंगे, लेकिन वो पर्यावरण के अनुरूप अगर आप यात्राएं निर्धारित करें, किसी को क्यों रोकें? आप सब जाइए धार्मिक स्थल पर, हाँ, लेकिन आप आए हैं तो हम उनको पहले ही कह देंगे हरिद्वार में आपको 15 दिन बिताना है, पता ना, रुकिए नहीं तो जाइए। अभी जैसे कटरा में लोगों को रोक दिया जाता है ना वैष्णो देवी जाने के लिए, ये सिस्टम जब तक नहीं बनाएंगे आप हिमालय क्षेत्रों में, और ये यू आर रशिंग पीपुल, मतलब जैसे कि कुंभ में जाते हैं, कुंभ तो मैदान में है, और ये पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की भीड़ को बढ़ाना कोई भी राज्य विकास ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात और आपको कहूंगा, ये जब पर्यावरण और भूगोल के टीचर के रूप में, कि हम लोग बहुत दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि जैसे डिजास्टर मैपिंग ऑफ डिजास्टर प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया हो, आप डिजास्टर मैपिंग नहीं कराते हैं, डिजास्टर इंटेंसिटी जोन्स, जैसे उत्तराखंड में सीवियर डिजास्टर इंटेंसिटी जोन, मॉडरेट, मीडियम, लो। अगर आप उत्तराखंड और बिहार के लिए भी, हर राज्यों के लिए जरूरी है कि डिजास्टर मैपिंग बनाइए आप। और जैसे क्लाउड बस्ट सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में था, ये भी बता दो, क्लाउड बस्ट हिमालय प्रदेश की एक बहुत बड़ी विशेषता है। पहले भी होता था, लेकिन तब वहां पॉपुलेशन उतने नहीं। जब आप पॉपुलेशन रहता है तो आप मेट्रोलॉजिकल कंसिस्टेंस क्यों नहीं रखते हैं? मॉनसून ऑन सेट हो गया, प्रीपोन है, मॉनसून पहले आ रहा है, सबको मालूम है, दिल्ली में वर्षा हो गई, तो आपकी उत्तराखंड सरकार की ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? अगर देखिए वहां सकड़ी घाटी होती, मैं बताते तो सकड़ी घाटी में जब नमी युक्त वायु बड़ी तेजी से अंदर जाती है तो फिर वो बाहर नहीं, जैसे कोई आदमी सफोकेशन में मर जाता है, जिस रास्ते से वायु जाती है उस रास्ते से लौट नहीं सकती, वायु का ही नियम है। तो जब अंदर वो गई तो अब वो ऊपर उठने लगता है, पुश कर रहा है, और ऊपर उठता है तो ठंडा बढ़ता है, ठंडा बढ़ता है तो सडनली ठंडा हो गया, सेचुरेट कहते हैं उसको, संतृप्त वायु हो गई और बादल बन गया, बादल का मोटा लेयर बना। अब वो उसको होल्ड अप नहीं कर सकता, पानी का बड़ा बूंद बनेगा तो ऊपर नहीं रहेगा। सडनली, जिसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं, वो सब आपस में टकराने लगा, आवाज और इलेक्ट्रीफाइंग साउंड्स एंड भयंकर वर्षा। तो आपके यहां ये तो पहली बार नहीं हो रही है। ये सिस्टम जब एपियर होता है तो आप इसके लिए रडार सिस्टम, बेटर मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट सारी दुनिया में उपलब्ध हैं। और ये भी नहीं कि हिमालय स्टेट में तो सिर्फ हमारे यहाँ ये होता है, चीन में भी क्लाउड बस्ट होते हैं। वैसे तो वो डेंस पॉपुलेशन का इलाका नहीं है, लेकिन चीन में इतनी आपदा नहीं है। पूरा इंडियन कंट्रिया में, खासकर चिली और पेरू की आपसे वहां भी क्लाउड बस्ट बहुत होते हैं, लेकिन वहां कभी इस प्रकार की आपदा नहीं आती। आप इसको साइंटिफिक दृष्टि से देखें, जब तक आपसे प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो आपदाएं बढ़ती जाएंगी। समस्याएं बिल्कुल, वाकई में गुड्डू बाबा, वाकई में जिस तरह से सर ने कहा कि इसे राजनीतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये समस्या पैदा होगी। अभी राजेंद्र सिंह जी ने भी एक बातें कही, वहाँ टेहरी से लेकर, मैं अभी पिछले साल ही गया था हरिद्वार और ऋषिकेश वगैरह, कहीं कहीं तो मुझे लगा कि गंगा विलुप्त हो रही है। जिस तरह से बांध बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे बिजली उत्पादन के नए नए कारखाने लगाए जा रहे हैं और पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, डायनामाइट लगाया जा रहा है, तो ये स्थितियाँ क्या है? और जिस तरह से राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि नया हिमालय है, और जब पहाड़ इस तरह से कमज़ोर किया जाएगा, जंगलें काटी जाएंगी, तो इस तरह की आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है, या कहें कि पूंजीपति के दबाव में ये काम कर रही है? बिल्कुल, सरकारी तंत्र जो है वो पैसे की अंधी दौड़ से गुजर रही है, वो पर्यावरणविदों की बातों को स्वीकार नहीं करती है। ये टिहरी बांध जो बना,
मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग किस पटना से जो गंगा गुजर रही है बिहार होकर के, इसमें गौमुख से निकली गंगा है ही नहीं। उसे गंगोत्री वहाँ टिहरी बांध में रोक दिया गया। यह बात को पाइपलाइन के द्वारा निकालने की कोशिश हो रही है। यह बात को उठाया नहीं हमारी सरकार ने, कोई भी सरकार नहीं उठाई नहीं आज तक। फरक्का एग्रीमेंट जो हुआ 1996 में हुआ था, 12/12/1996 को, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना और इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे आपको देवगौड़ा साहब। उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत बिहार को 25,000 क्यूसेक गंगा में पानी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और बिहार की कोई भी सरकार, तत्कालीन जो सरकार थी उसने विरोध नहीं किया, वर्तमान सरकार ने विरोध नहीं किया। मैं एक बार JNU गया था, वहाँ के एक साइंटिस्ट ने कहा भी राजा मुनि साहब ने कि तुम्हारी बिहार के पास जुबान नहीं थी, जुबान होती तो फरक्का एग्रीमेंट रद्दी के टोकरी में होता। आज मैं बता दूं कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक 5 वर्षों पर उस एग्रीमेंट का ये पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है, समीक्षा की जा सकती है। आज तक बिहार की सरकार ने इस पर आवाज नहीं उठाया। और मैं बताऊं कि जो ये गुड्डू बाबा जी रुकेंगे हमारे साथ, जानी मानी पर्यावरणविद और समाज सेविका मेधा पाटेकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज में। ये उत्तराखंड में जो भी हुआ बड़ा ही शर्मनाक है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है उत्तराखंड सरकार और कह सकते हैं पूरे देश के लिए, जो देश की जो सरकार है उसके लिए भी सोचनीय है। आप लगातार आवाज उठाती रही हैं, ये क्या सरकार को हो गया है, इस तरह से अंधी दौड़ में क्यों आगे बढ़ती जा रही है? दीदी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क उनसे टूट गया है मेधा पाटेकर जी से। हाँ गुड्डू बाबू कुछ कह रहे थे आप। ये तो अभी आपने देखा बद्रीनाथ में जो हुआ है, इसका आने वाले समय में ये इफेक्ट होने जा रहा है कि फरक्का एग्रीमेंट जब ये लागू हुआ था उस समय पर्यावरणविदों और साइंटिस्टों ने ये कहा था कि वो गंगा का जो बेड है उसमें सिल्टेशन होगा और उसका जो गहराई है वो कम होती चली जाएगी। ये जो पानी का फ्लो आप देख रहे हैं, ये स्थिति जो आएगी, जो आप कह रहे हैं वही यहाँ भी वही है, यही है। और ये जब आगे के रास्ते से गुजरेगा हम लोग की तरफ से, हमारे गंगा में वो गहराई नहीं है जो आज 20 साल पहले 25 साल पहले हुआ करती थी। इतना पानी आ गया तो पटना को कोई बाढ़ से बचा नहीं सकता है। ये एक तरफ वहाँ प्राकृतिक प्रकोप है, दूसरा जो नदी में जो पानी आने जा रहा है, नदियों की गहराई कम हुई है, ये बाकी जो नीचे के शहर हैं वो बाढ़ से डूबेंगे। बाढ़ से डूबे। मैं आप जो कह रहे हैं ना, मैं अभी पिछले 15 तारीख को मैं एक सेकेंड, और हमारे साथ मेधा पाटेकर जी जुड़ी हुई हैं, पर्यावरणविद हैं और जानी मानी समाज सेविका हैं। दीदी आर्यन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो स्थिति देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, हम इसे क्या कहेंगे? क्या कुदरत ने कहर बरपाया है या हमारी सरकार के द्वारा ये प्रायोजित कहर है, या हम लोगों ने इस तरह की समस्या खड़ी कर दी है कि आज इस स्थिति देखने को मिल रही है? कुदरत तो ऊपर नीचे होती रहती है, वर्षा भी कुछ कम अधिक होती है, लेकिन आज मुद्दा केवल वो नहीं है। जितनी भी वर्षा आएगी उससे जितनी बाढ़ या जितना सूखा होगा उससे कई गुना ज्यादा कहर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये हजारों लोग जो आज भुगत रहे हैं उनके लिए दोष किसे दे? तो दोष विकास के नियोजन में अपना ही मलिदा खाने के लिए जो उत्सुक है और जो पूरे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, इनको ही देना चाहिए। उनमें अधिकारी हैं, उनमें राजनेता है, उसमें पूंजी निवेशक है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय साहूकारी संस्थाएं हैं। उत्तराखंड में 70 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एक साथ, कई सारे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल सब जगह बढ़ रहा है। वैसे उत्तराखंड में पर्यटन के नाम पर बहुत निर्माण कार्य, ये सब प्रकृति कब तक सहन करेगी? और उसके कारण नदी की पूरी कैचमेंट डिग्रेड हो गई है। जलग्रहण क्षेत्र पानी को समा के रखने की क्षमता खो चुका है, इसलिए बाढ़ आती है और बाढ़ जाने के बाद सूखा आता है। यही आज जो संकट आया है उसका कारण है, जिस पर अभी तो पुनर्वास और राहत की जरूरत है, लेकिन साथ साथ यही समय होता है जब लोग सुनते हैं, सोचते हैं। तो उन्होंने उत्तराखंड जैसे इतने समृद्ध प्रकृति के राज्य का हम क्या कर रहे हैं, हिमालय का हम क्या कर रहे हैं, वहाँ की नदियों का हम क्या कर रहे हैं, इस पर सोचना जरूरी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी हमसे बात करने के लिए। तो ये स्थितियां सोचने की जरूरत है। राहत और पुनर्वास कार्यक्रम तो चलेंगे और चलाने भी चाहिए, तीव्र गति से चलाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से वाकई में सोचने का वक्त आया है, ये जो स्थितियां बनी हैं, आखिर हम कब चेतेंगे, कब सोचेंगे? नहीं, सोचना तो सरकार ने शुरू किया। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, ये सोचा इन्होंने, लेकिन एक्शन में नहीं आया। ये एक सबसे बड़ी, देखिए डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनाई गई, वो अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ये उत्तराखंड के विषय में, कहीं किसी में कोई तालमेल नहीं है। ये प्रधानमंत्री कहते हैं 1000 करोड़ देंगे, वो कहते हैं 100 लोग मरे हैं, कोई कहते हैं 1000, अभी मैं देख रहा था कोई कह रहे हैं 10,000 या कुछ व्यक्ति। तो भाई सरकार या व्यवस्था बिल्कुल पंगु है। और आप यात्रियों की बात छोड़िए, ये जो घूमने गए, इसमें कितने गांव दबे हैं। बिल्कुल, वहां के जो लोकल वासिंदे हैं वो भी गए, उनका क्या कसूर था, लेकिन गांव के गांव बह गए। बिल्कुल, तो उनका तो अभी कोई काउंटिंग और सर्वे हो नहीं रहा है। एक बड़े स्तर पर इसे राष्ट्रीय आपदा तो घोषित कर ही दी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अब बड़े स्तर पर पर्यावरण आधारित नियोजन की एक लंबी, पूरे हिमालय प्रदेश के लिए वेल थॉट ओवर बिल्कुल स्कीम ना बनाई गई। और ये आना जाना तो देखिए चलेगा ही, लेकिन उसको चैनलाइज कीजिए, रेगुलराइज कीजिए, उसको सस्टेनेबल वे में बढ़ाइए। कोई इसका विरोध नहीं करेगा, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। अगर सही तरीके से एक प्रकृति के साथ अगर आप तालमेल बैठाकर विकास करेंगे तो शायद कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरह अगर आप विकास करने की कोशिश करेंगे, आप विरोध करेंगे, उसको तो आप दबा सकते हैं, लेकिन प्रकृति जब विरोध करती है तो शायद कोई नहीं दबा सकता। और यही नतीजा आज उत्तराखंड में देखने को मिला है। आप बने रहे हमारे साथ, चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।